तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर 13 पढ़ते हैं जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है मोशन, आप देख रहे हैं गाड़ियां हैं वो स्पीड से जा रही हैं या क्लॉक की जो निडल है वो मूवमेंट कर रही है और क्लॉक हमेशा टाइम बताती है। इसका मतलब जो निडल मूव कर रही हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। इसका मतलब टाइम और मोशन बोथ आर रिलेटेड टर्म्स। उसको हम कैसे रिलेट करेंगे इसको हम आगे देखते हैं वन बाय वन। मोशन है क्या? देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं रेस्ट में, स्टैटिक होती हैं, जैसे पेड़ है वो चल नहीं सकते, एक डिस्टेंस मूव नहीं कर सकते, या टेबल आपके घर में पड़ी है तो वो उसी जगह रहेगी जब तक हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे। तो सम ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, स्टैटिक होती हैं, जैसे ट्रीज़ है, मोबाइल है, टेलीविज़न जहाँ आपकी दीवार पे लगा है तो वो वहीं होगा जब तक हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे फोर्स लगाकर। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होती है वो मूव करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे आर सेड टू बी इन मोशन। जैसे कोई बस है, कार है, ट्रक है, ये सारी मोशन में है क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस कवर किया और उसके अकॉर्डिंगली टाइम भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे मोशन और टाइम बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब टाइम का जो इफ़ेक्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है मोशन में, कैसे हेल्प करता है? अगर कोई दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो गाड़ियाँ हैं, उनको सेम डिस्टेंस डिसाइड किया कि आपको 5 किलोमीटर तक एक साथ चलना है। अब कौन सी गाड़ी 5 किलोमीटर को कम समय में कवर करती है, कौन सी ज़्यादा समय में कवर करती है? जो कम समय में कवर करेगी वो ज़्यादा स्पीड, हाईएस्ट स्पीड कहलाएगी उसकी। तो जब डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट हेल्प करती है गिवन टाइम में कि विच ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर एंड विच ऑब्जेक्ट इज़ स्लोअर। जो लेस टाइम लेगी और सेम डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम कहेंगे हाईएस्ट स्पीड है। एंड इससे आपको पता चल गया कि स्पीड क्या चीज़ होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय करती है, डिस्टेंस कवर करती है इन यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये था मोशन के बारे में। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन आर सराउंडिंग। हम देखते भी हैं, फील भी करते हैं, तो हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड कैसे है कि माना कि कोई ऑब्जेक्ट 8 बजे चलती है, उसकी डिस्टेंस है 0। 8:05 पर उसने दूरी तय की 2 किलोमीटर, 8:10 पर तय की उसने 4 किलोमीटर, 8:15 पर 6 किलोमीटर। तो आप देखोगे डिस्टेंस टाइम इक्वल है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट उनमें डिफरेंस भी इक्वल है। 0 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है 2 है, 4 और 2 के बीच में 2 है, 4 और 6 के बीच में 2 है। जब भी हम इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के साथ इसमें हम आप देखेंगे नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म और मोशन में दोनों में डिफरेंस क्या है? वही अगर हम सेम टाइम लेते हैं, 8 बजे कोई ऑब्जेक्ट अगर चलती है 8 o'clock पर, अगर वो 0 डिस्टेंस कवर करती है और 8:05 पर, जैसे वो पहले 2 था, माना कि 1 किलोमीटर दूरी तय की उसने, 8:10 पर उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की 5 मिनट के अंदर, 8:15 के टाइम पर उसने दूरी तय की 10 किलोमीटर। तो आप देखो कि टाइम इंटरवल सेम है, 5-5 मिनट का है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर की गई वो पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय की गई, दूसरे 5 में 4 किलोमीटर का डिफरेंस आया और तीसरे 5 के अंदर 5 किलोमीटर का डिफरेंस आया। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ने जो स्पीड है उसकी, जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो स्ट्रेट लाइन में तो जा रही है लेकिन उसकी स्पीड है वो चेंज हो रही है टाइम इंटरवल के हिसाब से, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। स्पीड, दो चीज़ें इसमें खास हैं, एक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और उसका जो पाथ है ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रेट रहेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि मार्च पास्ट करते हुए लोग जाते हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में, स्पीड भी उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, उनका पाथ भी स्ट्रेट रहेगा, दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। जैसे कि इसका नाम है सर्कुलर, मतलब एक घेरा है, गोल है, वृत्त के आकार का है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्तीय आकार में मूव करती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मूव करती है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे साइकिल का पहिया है या कोई प्लेयर धावक होता है, जो प्लेग्राउंड्स होते हैं हमेशा सर्कुलर शेप में होते हैं, तो वो सर्कुलर मोशन है।
सर्कुलर शेप में क्यों होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं तो इस पे बहुत सारे बिंदु, हर पॉइंट एक बिंदु अपने आप में। माना कि यह धावक यहाँ है, तो जैसे वो यहाँ है तो यहाँ आते ही उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है और उसको पता नहीं लग रहा है कि कितनी माइन्यूटली चेंज होती है। और लेकिन अगर हम रेक्टेंगल या स्क्वायर में होते हैं तो धावक क्या करेगा, माना कि ए पॉइंट से चला, बी पे पहुँचना है, बी पे आके स्लो डाउन हो जाएगा, फिर सी तक स्पीड बढ़ाएगा, फिर सी पे आने के बाद डी तक पहुंचने में कम ज़्यादा स्पीड होती रहेगी। लेकिन सर्कुलर पाथ में हमेशा स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए हमेशा जो प्लेग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रेस होती है, वो हमेशा सर्कुलर शेप में होते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में तो उसको हम सर्कुलर पाथ कहते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन या मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड अर्थ, तो ये सारे मूवमेंट है सर्कुलर मोशन है। उसके बाद आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मीन्स आवर्त है, जब भी कोई मोशन रिपीट होता है आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे एक पेंडुलम, आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या होता है, 1 घंटे के बाद बजता है तो उसको लेफ्ट राइट जाता है। ये कोई बच्चा झूला झूलता है, जैसे स्विंग होता है, बच्चा रेस्ट में है, जैसे आप उसने पकड़ के उसको घुमाने लगते हैं, लेफ्ट राइट जाता है, तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है, क्योंकि वही मोशन बार बार रिपीट होता है। ऐसे किसी धावक के जो हाथ होते हैं, माना कि कोई रेसर है वो भाग रहा है, उसके जो हाथ हैं वो मूवमेंट सेम रहेगी, आफ्टर सम टाइम इंटरवल उसके जो हैंड की मूवमेंट है वो लेफ्ट राइट होती रहती है, टू एंड फ्रो मोशन में भागता रहेगा, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे है धावक के जो हैंड्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर हैं, ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन भी हम कहेंगे इसको, ये दिस इज़ द पीरियोडिक मोशन। और ये रेक्टिलिनियर मोशन है क्योंकि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये रोटेशनल है, जब भी कोई पहिया घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मार्च पास्ट कर रहे हैं सैनिक, आपने 26 जनवरी पे देखा होगा परेड निकलती है, तो जब परेड निकलती है तो उसमें मार्च पर उनकी स्पीड देखो एक जैसे बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड होती है, और मूवमेंट जो होता है बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में होता है। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन जो हैंड का मूवमेंट है, लेग्स का मूवमेंट है, वो टू एंड फ्रो रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में ला सकते हैं। दोनों मोशन आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों मोशन के अंदर पीरियोडिक मोशन भी हो सकता है, स्ट्रेट है तो रेक्टिलिनियर मोशन भी है। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे नेक्स्ट, माना कि कोई बुलेट कार्ट है, वो मूव कर रही है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रोड पे ऐसे जा रही है, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। एथलीट के जो रेस के टाइम पे जो खिलाड़ी है उसके हैंड की जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो है, इधर उधर ऐसे मूवमेंट होएगी, तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। पैडल ऑफ द बाइसिकल इन द मोशन, यू नो जो साइकिल होती है उसके पैडल की जो साइकिलिंग होती है वो सर्कुलर पाथ में से ये साइकिलिंग कर रहा है, ये पैडलिंग कर रहा है, तो टायर तो हैं ही सर्कुलर शेप में, लेकिन जो पैडल हैं वो भी सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। स्विंग जो झूला होता है, झूले का जो मोशन है, जैसे बच्ची बैठी है, लेफ्ट राइट ये जाती रहेंगी, टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा, इसका मोशन है जो रिपीट हो रहा है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। सिमिलरली पेंडुलम, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था कि पेंडुलम क्या होता है, जो घड़ी के अंदर बॉब लगा होता है, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट हर घंटे में जब बजता है तो उसमें पेंडुलम के अंदर मूवमेंट आ जाती है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट आता है कि हम टाइम को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो क्लॉक इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और हमेशा जो क्लॉक्स होती हैं वो यूज़ करते हैं उसको, ताकि उसका जो पीरियोडिक मोशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और पीरियोडिक मोशन को पहचानने के लिए एक सिंपल पेंडुलम है जो घड़ी के अंदर होता है, ये वाला पेंडुलम जो आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, तो इसके जो टू एंड फ्रो मोशन है, इधर उधर जो पेंडुलम मूवमेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति भी कहते हैं इसको, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। जो पेंडुलम है एक मोशन कंप्लीट कब करता है, माना कि ये पेंडुलम है, यहाँ पे हमने बॉब लटकाया है ये वाला किसी धागे से, और माना कि ये ए पोजीशन है और ये क्या है, बी पोजीशन है। इसको यहाँ जब ये खींच के लाएंगे, यहाँ से ये वापस यहाँ आएगा बीच में, फिर यहाँ से बी पोजीशन पे आएगा, और बी से दोबारा जब ये यहाँ आएगा अपनी जहाँ से शुरू हुआ था ओरिजिनल पोजीशन पे रेस्ट में, तो वो एक ऑसिलेशन के बराबर होगा। या हम दूसरे तरीके से ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि माना कि ये पेंडुलम है, ऐसे ये बॉब लटका हुआ है, अगर ये ए पोजीशन से शुरू होता है, यहाँ ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है,
तो यहाँ से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। अगर ये पेंडुलम है, माना कि ए पोजीशन, ऐसे इसकी पोजीशन है ए पोजीशन, और यहाँ बी पे आता है, ये बी पर आने के बाद दोबारा यहाँ आया, फिर वापस गया, ये इधर से इधर गया। तो एक ऑसिलेशन कब माना जाता है? जब वो अपने उसी जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसी पोजीशन पर घूमकर दोबारा से वापस आता है, उसको हम वन ऑसिलेशन का नाम देंगे। और जितना टाइम उसको एक कंप्लीट करने में उसको टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, जिसका सिंबल होता है एस। टी भी होता है, सेकेंड्स का सिंबल एस होता है और टाइम का सिंबल टी होता है। तो हम टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अब है, अगर टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो हम स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम कोई भी दो वेरिएबल अगर हमें पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकाल लेंगे। अगर स्पीड और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टाइम निकालना है तो हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। उसी फार्मूले को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप किसी ऑटो में सफ़र करते हो या गाड़ी में 2 मीटर लगे होते हैं, जहाँ ड्राइवर का हैंडल होता है, इस तरह के मीटर लगे होते हैं। 1 मीटर को बोलते हैं ओडोमीटर, जैसे कि इसका नाम है ओडो। ओडो मीन्स वो मीटर होता है जो कि व्हीकल की डिस्टेंस को मेजर करता है कि वो कितनी दूरी तय की। जैसे आप कभी सफ़र पे जाते हैं तो आप अपने मीटर को सेट कर देते हैं कि 0 किलोमीटर है जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और जब हम पूरा रास्ता घूम के आते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि हमने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर की। या कभी ऑटो में बैठते हो तो भैया को बोलते हो कि भाई मीटर से चलो आप, तो वो मीटर ही ओडोमीटर है जो डिस्टेंस कवर दिखाता है। तो आप उसमें से डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, साथ में उसमें आपका अमाउंट भी आता रहेगा कि आपने इतनी दूरी तय की और उसके हिसाब से इतना पैसा हुआ। तो ओडोमीटर हेल्प करता है कि डिस्टेंस कितनी कवर की। लेकिन साथ साथ जब कैसे किसी ड्राइवर को पता चलेगा कि व्हीकल की स्पीड क्या है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये डैशबोर्ड जो दिख रहा है आपको, ये स्पीड का है। कि माना कि व्हीकल है 20 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, या 60 है या 100 है। जैसे ये सुई जो दिखा रही है ये 105 के करीब आपको दिखा रही है। तो ये जो स्पीडोमीटर है वो मेजर करता है व्हीकल की स्पीड को, जो स्पीड हमेशा मेजर की जाती है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो 2 ये डिवाइसेस हमेशा याद रखनी है, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी दूरी तय की किसी व्हीकल ने, और स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो इससे आसानी से हम स्पीड और डिस्टेंस है दोनों पता लगा सकते हैं। और इसी फार्मूले में अगर स्पीड और डिस्टेंस पता है तो हम टाइम भी पता लगा सकते हैं कि हमने कितना टाइम लिया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो हम टाइम टेकन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे, कोई भी वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल पता है तो 3rd वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब स्पीड का, कि माना कि कोई बच्चा है रीना, और उसने जब वो पिकनिक पे जा रही थी उसने डिसाइड किया कि वो नोट करेगी ओडोमीटर ऑफ द बस को। एवरी 30 मिनट्स में उसने रीडिंग लेना शुरू कर दिया जब तक उसकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। तो उसने ये टेबल बनाई अपनी कॉपी के अंदर। जैसे आप लोग भी पिकनिक पे जाते हो तो आप ये इस तरह का कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें। माना कि 8 बजे उनकी बस चली तो ओडोमीटर में रीडिंग थी 240 किलोमीटर। जैसे आधे घंटा हुआ, आधे घंटे बाद रीना ने नोट किया कि ओडोमीटर 260 दिखा रहा है। फिर 9 बजे देखा तो 280, 9:30 पे देखा 300 किलोमीटर, और 10 बजे देखा तो 320 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये 0 माना जाएगा ओडोमीटर में, क्योंकि 240 इनिशियल था तो 0 किलोमीटर था। 240 और 260 के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर दूरी तय की, मतलब आधे घंटे में। और आधे घंटे के बाद आपने फिर दोबारा 8:30 से 9 के बीच में फिर 40 किलोमीटर की दूरी 20 और की है ना, 20 पहले वाला 20 नेक्स्ट हो गया, फिर जुड़ते जाएगा वो किलोमीटर। फिर इसमें और इसमें डिफरेंस है 20, 40 पहले थे, 20 60 हो गए। 300 और 320 के बीच में फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय की तो 80 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर की उनकी रीना की बस ने वो 80 किलोमीटर चले वो स्टार्टिंग पॉइंट से। यहाँ पर ओडोमीटर में ड्राइवर सेट भी कर सकता था कि इसको 0 पे लगा दे, फिर आपको ये वाली टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डिस्टेंस है वो 0 से ही स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते थे कि हर आधे घंटे में डिस्टेंस कितनी हुई। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑटो वाले भैया भी क्या करते हैं, वो सेट नहीं करते उसको, वो जहाँ से चले आ रहे हैं तो वही उसमें दिखता है। तो आपको नोट करना चाहिए जब भी आप बैठो कि ओडोमीटर की रीडिंग 0 है या पहले से चला रहा है। अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा चार्ज भी कर सकता है कि आपने देखा नहीं। अब अगर इसमें मेरे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये 4 मेरे पास ग्राफ है, चारों की आप अपनी एक एसेंस है कि इनको क्या शो कर रही है।
इसमें देखो ये टाइम है वो इक्वल है, टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अब टाइम लेने के बाद इसमें टाइम एक्स एक्सिस पे होगा और ये वाई एक्सिस पे होगा, ये भी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। माना कि ये यहाँ पर 240 इनिशियल है, 240 है, फिर 60 है, फिर 80, 280 है, फिर 300, ऐसे हैं। और डिस्टेंस कवर की यहाँ पे टाइम, सॉरी ये डिस्टेंस है, आप टाइम लिखोगे यहाँ पे 8 है, 8, 5, 8, 8:30 है, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। टाइम है ना, क्योंकि ये 8 बजे है इनिशियल पॉइंट, फिर 8:30 है, फिर 9 बजे है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर डिस्टेंस लिख दोगे ये वाली 240, 260, 280 जो भी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इनमें सिमिलरिटी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम इंटरवल है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपको लीनियर ग्राफ है वो मिलेगा। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में होती, वो चल नहीं रही होती, तो एक टाइम तो बढ़ता रहता लेकिन डिस्टेंस फिक्स हो जाती। इसका मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ये वाला ग्राफ ये शो करेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब गाड़ी स्पीड में थी और स्पीड को फिर ब्रेक लगाती है तो धीरे 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 वो रेस्ट में आ जाती है। ये वाला ग्राफ बताता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है वो। इक्वल टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस कभी 0, कभी 20 है, कभी 50 आ जाएगा, कभी 90 आ जाएगा। अगर वो इस तरह की किलोमीटर्स दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ है, 4 तरह के ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप किसी भी टेबल के माध्यम से आप ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या उसमें डिक्रीज़ हो रही है या रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा मोशन एंड टाइम का रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन, और उसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।